ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग नोट कर लीजिए ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या होता है, तो यहाँ लिख लेंगे ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम जो होता है परिणामित्र होता है। क्या होता है? परिणामित्र होता है। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम जो है कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है कि ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या है। तो ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम जो होता है परिणामित्र होता है। यह अनियोय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित होता है। अनियोय प्रेरण किसे कहते हैं? क्योंकि अनियोय प्रेरण में जो है क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि उसमें दो कुंडलियां लगी होती हैं। एक प्राथमिक कुंडली लगा होता है और एक क्या होता है, द्वितीय कुंडली लगा होता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, जो है यह अनियोय प्रेरण के सिद्धांत पे क्या होता है, आधारित होता है। तो अनियोय प्रेरण स्वप्रेरण की परिभाषा यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो जरूर देख लीजिए कि अनियोय प्रेरण क्या होता है। और आगे यहाँ लिख लेंगे वह एक ऐसी युक्ति है, मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसे धारा विभव के मान को कम भी किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, अधिक करती है। मतलब धारा विभव, धारा का भी और विभव के मान को क्या कर सकती है, बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर इस परिभाषा को लिख लेंगे कि वह एक ऐसी युक्ति है जिसे धारा विभव के मान को क्या कर दे, कम या अधिक करती है। यह इसकी दूसरा परिभाषा है कि ऊर्जा क्षय किए बिना, याद रखिएगा ऊर्जा क्षय के मतलब ऊर्जा को जो है नष्ट न किए बिना जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करती है, ट्रांसफार्मर कहलाती हैं। मतलब ऊर्जा को जो है आपका मतलब व्यय नहीं करना है, क्षय नहीं करना है, और तो इसमें जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या कर देना है, परिवर्तित कर देती हैं, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ट्रांसफार्मर का खोज किसने किए थे, तो ट्रांसफार्मर का खोज जो है फैराडे ने किया था। किसने किए थे, फैराडे ने किए थे। याद रखिएगा, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन है कई बार जो है कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ट्रांसफार्मर का खोज करने वाले कौन जो है वैज्ञानिक हैं और ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या है। ये दो प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों जो है आप लोग जो है कंपटीशन के लिए इसको याद रखिएगा। तो ट्रांसफार्मर का खोज जो किसने किए थे, फैराडे ने किया था। तो समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वह धारा विभव के मान को क्या कर सकता है, कम भी कर सकता है और अधिक भी कर सकता है। अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। अब ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो पहला का नाम क्या होता है, तो पहला ट्रांसफार्मर का नाम आप लोग याद रखिएगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यहाँ लिख लेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। और एक जो ट्रांसफार्मर होता है वह होता है अपचाई। अपचाई जो है ट्रांसफार्मर होता है। तो पहला का नाम क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा का नाम जो है अपचाई। अपचाई ट्रांसफार्मर। तो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर हम लोग को पढ़ना है और दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर के कार्यविधि भी पढ़ना है। तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा जो है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, तो अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर आपको याद हो जाएगा तो समझिए अपचाई ट्रांसफार्मर की भी परिभाषा आपको याद हो जाएगा। एक दूसरे का क्या है, उल्टा परिभाषा है। बस एक को आपको याद रखना है, दूसरा परिभाषा आप खुद बना लेंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे। यहाँ पर हेडिंग होगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। पहला हेडिंग का नोट कर लेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर है, अब इसकी परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज के मान को बढ़ाता है। याद रखिएगा, ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को क्या करता है, बढ़ा देता है और प्रबल धारा का मान को क्या करेगा, घटा देता है। मतलब ये वोल्टेज को बढ़ाएगा और धारा के मान को क्या करेगा, घटाएगा। कौन ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अगर अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो वोल्टेज के मान को क्या करेगा, घटा देगा और धारा के मान को क्या करता है, बढ़ा देता है। बस एक उल्टा लिखना है। अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर की परिभाषा याद है तो समझिए अपचाई ट्रांसफार्मर की परिभाषा भी आपको क्या होगा, याद हो जाएगा।
तो एक बार और समझ लीजिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? वे ट्रांसफार्मर होते हैं जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या कर दें, बढ़ा देते हैं, और प्रबल धारा के मान को क्या कर दे, घटा देते हैं। ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ध्यान देंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो होते हैं प्राथमिक कुंडली जो रहता है उसमें फेरों की संख्या जो होती है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या याद रखिएगा कम होता है, और द्वितीय कुंडली में जो होती है फेरों की संख्या क्या होता है, अधिक होता है। प्राथमिक में फेरों की संख्या कम होता है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती हैं। तो यहाँ पर इस परिभाषा को लिख लेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ हेडिंग को नोट कर लेंगे पहले, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे इसके नीचे जो परिभाषा क्या लिखेंगे कि वे ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या करती है, बढ़ा देता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या किया है, बढ़ा देता है, और प्रबल धारा के मान को क्या कर देता है, घटा देता है। तो समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज को क्या कर रहा है, यह ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को बढ़ाता है और प्रबल धारा के मान को क्या करता है, घटा देता है। उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं। देखिए, प्राथमिक जो कुंडली रहता है उसमें जो इसके अंदर जो है कुंडली बनी रहती है, इसमें दो प्रकार की कुंडली होती है। एक प्राथमिक कुंडली होती है, एक क्या होती है, द्वितीय कुंडली होती है। तो जो प्राथमिक कुंडली लगी होती है उसमें जो फेरों की संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ चित्र के माध्यम समझेंगे, यह निवेश है और ये क्या है, निर्गत है। तो यहाँ निवेश में देखिए, यहाँ फेरों की संख्या 1 2 3, यहाँ 3 फेरे हैं, और यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर अधिक है। यहाँ द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, अधिक है, और प्राथमिक कुंडली में जो है फेरों की संख्या क्या है, कम है। तो यहाँ लिख लेंगे निवेश है और ये क्या है, निर्गत है। तो यह चिन्ह, यह जो एक जो बना हुआ था ये बता रहे हैं प्राथमिक कुंडली के लिए, और यह जो बता रहा है किसके लिए, द्वितीय कुंडली के लिए है। तो प्राथमिक कुंडली में जो है दो जो है कुंडलियाँ होती हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडलियाँ होती हैं, दो कुंडलियाँ, एक प्राथमिक कुंडली होता है और एक क्या होता है, द्वितीय कुंडली होता है। और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो आप सभी विद्यार्थी इस परिभाषा को पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, या इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अपने कॉपी में जरूर से नोट कर लीजिएगा। तो अब सीखेंगे हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर। तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, बस यहाँ बढ़ा देता है तो क्या लिखेंगे, घटा देता है, और यहाँ घटा देता है तो क्या लिखेंगे, बढ़ा देता है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या कम होती है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर अधिक होती है, और इसमें अधिक होती है तो क्या होती है, कम होती है। एक दूसरे का क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। कौन से ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर में एक दूसरे का क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। तो अब यहाँ परिभाषा जो है अपचाई ट्रांसफार्मर का भी लिख लिया जाएगा। तो यहाँ हेडिंग को नोट कर लीजिए, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो क्या लिखेंगे, वे ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या कर दें, घटा दें। पहले क्या था, बढ़ा दे, अब क्या आ गया, घटा देता है, तथा प्रबल धारा के मान को क्या करता है, बढ़ा देता है। उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, अधिक होती हैं। याद रखिएगा, ऊंचाई जो अपचाई ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसमें प्राथमिक कुंडली जो होती है उसमें फेरों की संख्या क्या होती हैं, अधिक होती हैं, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं। मतलब क्या हुआ, यह एक दूसरे का जो है उल्टा परिभाषा हो रहा है। तो परिभाषा तो समझ में आ गया होगा कि मतलब उसमें क्या था और इसमें क्या है। माने ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या था और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर देखे। बस जहाँ पे यहाँ बढ़ा था तो लिखेंगे घटा है, जहाँ घटा है वहाँ पर बढ़ा है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या इसमें है, इसमें क्या है, अधिक है, पहले क्या था, कम था। इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, कम है, पहले क्या था, अधिक था। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर चित्र को देख लेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यह जो कुंडली बना है इसका नाम है प्राथमिक कुंडली है, और यह जो बना है इसका नाम है द्वितीय कुंडली है। क्या इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या अधिक है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर 1 फेरे, 2 फेरे, 3 4 5 6 7 8 जो भी फेरे आप बना सकते हैं। और इसमें देखेंगे क्या फेरों की संख्या इसमें कम है, इसमें फेरों की संख्या कम है। किस कुंडली में, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या इसमें क्या है, कम है, और इसमें प्राथमिक कुंडली में जो है फेरों की संख्या क्या है, अधिक है। अब इसको जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे निवेश। क्या कहेंगे, निवेश कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, निर्गत। क्या कहेंगे, निर्गत कहा जाता है। निर्गत, निवेश का मतलब है कि धारा आएगा और निर्गत मतलब धारा बाहर जाएगा। तो निवेश माने आना और निर्गत माने जाना। तो समझ लिए होंगे कि निवेश का मतलब क्या है और निर्गत का मतलब क्या है। और प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में जो है फेरों की संख्या किसमें जो है अधिक है और किसमें जो है कम। बनावट,
बनावट के आधार पर याद रखिएगा, बनावट के आधार पे जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें 3 भाग होते हैं। ट्रांसफार्मर कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। यहाँ लिख लेंगे बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, आधार पर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के मुख्य 3 भाग होते हैं। ट्रांसफार्मर के मुख्य कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। मुख्य 3 भाग होते हैं, भाग होते हैं। अब 3 भाग में पहला भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पहला भाग लिख लेंगे, पहला भाग का नाम है, और यहाँ दूसरा, और यहाँ तीसरा। तो पहला का नाम है पटलित क्रोड। क्या है? पटलित क्रोड। ट्रांसफार्मर के बनावट में पहला भाग क्या है? पटलित क्रोड है। दूसरा जो है प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक जो है कुंडली है। और यहाँ पे लिखेंगे, तीसरा जो लिखेंगे द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। तो समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसफार्मर के जो है बनावट के आधार पे कितने भाग हो गए? 3 भाग। पहला का नाम है पटलित क्रोड, दूसरा का नाम है प्राथमिक कुंडली, और तीसरा का नाम है द्वितीयक कुंडली। अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे पटलित क्रोड। तो पटलित क्रोड क्या होता है? अब ये ट्रांसफार्मर में जो है पटलित क्रोड कहाँ पे लगाया जाता है, अब इसके बारे में भी समझ लेंगे। तो यह जो ट्रांसफार्मर का देख रहे हैं, ये ऊपर वाला भाग जो देख रहे हैं इसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं। नीचे वाला जो देख रहे हैं यह द्वितीयक कुंडली है। क्या है? द्वितीयक कुंडली है। और यहाँ पे जो देखेंगे नर्म लोहे का जो है आयताकार जो है क्या होती हैं? पट्टियाँ हैं। यह आयताकार पट्टियाँ जो हैं ये नर्म लोहे का जो है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जो है तह के रूप में रखा जाता है। तो यह जो बीच वाला जो भाग दे रहे हैं इसका नाम क्या है? पटलित लौह क्रोड इसको बोला जाता है। ये किसका बना होता है? नर्म लोहे का जो है बना होता है। और इसकी आकार कैसे होता है? आयतकार होता है। क्या होता है? आयतकार होता है। और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जो है यह तह के रूप में रखा जाता है। तो समझ लिए होंगे कि पटलित क्रोड किसका बना होता है? तो इसमें जो नर्म लोहे का जो है आयतकार पट्टियां का बना होता है। इसमें बहुत से सारी जो हैं नर्म लोहे की पट्टियां होती हैं। इसे विद्युत रोधी कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इस लोहे को क्या कर दिया जाता है? विद्युत रोधी कर दिया जाता है। और आवश्यकता अनुसार इसे मोटा बना लेते हैं और इसके बीच में जो है काट लेते हैं। ये बीच वाला भाग देख रहे हैं ना, कटा रहता है। बीच वाला भाग क्या है? कटा रहता है। और इसी भाग को क्या कहा जाता है? पटलित लौह क्रोड कहा जाता है। तो अब यहाँ पे जो है पटलित क्रोड के नीचे जो है आप सभी विद्यार्थी यहाँ लिख लीजिए, इसमें नर्म लोहे का, इसमें कौन से लोहे का? नर्म लोहे का आयताकार पट्टियां का बना होता है। आयताकार क्या है? पट्टियां का बना होता है। पट्टियां का बना होता है, का बना होता है। मतलब जो ये पटलित क्रोड है यह नर्म लोहे का जो है आयताकार पट्टियों का क्या होता है? बना होता है। इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें बहुत सारी नर्म लोहे की पट्टियाँ, नर्म लोहे की पट्टियाँ होती हैं। नर्म लोहे की क्या होती हैं? पट्टियाँ होती हैं। पट्टियाँ होती हैं।
इसे विद्युत रोधी कर दिया जाता है। मतलब जो ये लोहा लगा होता है, नर्म लोहे का जो बना होता है क्रोड, इसे क्या कर दिया जाता है? विद्युत रोधी कर दिया जाता है। विद्युत रोधी, विद्युत रोधी कर दिया जाता है, दिया जाता है। आवश्यकतानुसार, आवश्यकतानुसार, आवश्यकतानुसार इसे क्या करते हैं? मोटा बना लेते हैं। आवश्यकतानुसार इसे क्या करते हैं? मोटा बना लेते हैं, बना लेते हैं। इसे आवश्यकतानुसार क्या करते हैं? मोटा बना लेते हैं तथा इसे बीच में काट लेते हैं। इसे बीच में क्या करते हैं? काट लेते हैं। इसे बीच में काट लेते हैं, काट लेते हैं। इससे पटलित क्रोध प्राप्त होता है। जिससे क्या लिखेंगे? जिससे क्या प्राप्त हो जाता है? पटलित, पटलित लौह क्रोड प्राप्त हो जाता है। लौह क्रोड प्राप्त हो जाता है, हो जाता है। तो पटलित क्रोड समझ में आ गया होगा कि क्या इसमें नर्म लोहे का जो है, यह जो बना होता है, यह नर्म लोहे का जो है आयताकार पट्टियों का बना होता है। इसमें बहुत सी सारी जो हैं नर्म लोहे की पट्टियां होती हैं और इसे विद्युत रोधी कर दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार उसे क्या करते हैं? मोटा बना लेते हैं और इसे बीच में काट लेते हैं, जिससे पटलित लौह क्रोड प्राप्त हो जाती हैं। तो पटलित क्रोड जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे प्राथमिक कुंडली। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, प्राथमिक कुंडली। अब ये ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली है, अब इसका मतलब क्या है? तो ये प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली का मतलब ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ट्रांसफार्मर जो है कल बताया गया था 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है और एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। यदि वो दोनों ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के उस भाग का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो बताया गया था ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? प्राथमिक कुंडली में जो होते हैं फेरों की संख्या क्या होती हैं? कम होती हैं। और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं? अधिक होती हैं। किस कुंडली की बात कर रहे हैं? मतलब किस ट्रांसफार्मर का? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती हैं और द्वितीयक कुंडली में जो है फेरों की संख्या क्या होती हैं? अधिक होती हैं। तो यहीं पर जो है प्राथमिक कुंडली का मतलब क्या हो जाएगा कि यदि अपचाई ट्रांसफार्मर है, कौन सा है? अपचाई ट्रांसफार्मर है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? अधिक होती हैं। और जो है अगर उपचाई ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं? कम होती हैं। तो यहाँ आप चाहे लिख सकते हैं, यदि यदि अपचाई, यदि अपचाई ट्रांसफार्मर हो, ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर हो? यदि अपचाई ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली में क्या होती हैं? फेरों की संख्या क्या होती हैं? अधिक होती हैं। फेरों की संख्या अधिक होती हैं, अधिक होती हैं यदि, ध्यान देंगे, यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर? ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं?
फेरों की संख्या कम होती हैं। बस एक दूसरे का उल्टा लिखना है, कम होती हैं। कितना आसान है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यदि अपचायी ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, अधिक होती हैं। यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर, देखिए ये अपचाई है और ये क्या है, ऊंचाई है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं। जिस कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती हैं वहाँ पर पतली तार लेते हैं। याद रखिएगा, यहाँ लिख सकते हैं जिस कुंडली में फेरों की संख्या, जिस कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, फेरों की संख्या अधिक होती हैं, फेरों की संख्या अधिक होती हैं वहाँ पर पतले तार, ध्यान दीजिए कौन सा तार, पतले तार लेते हैं, पतले तार लेते हैं तथा जिस कुंडली में फेरों की संख्या, जिस कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं, फेरों की संख्या कम होती हैं वहाँ पर कौन सा तार प्रयोग करेंगे, मोटे तार लेते हैं, मोटे तार लेते हैं, तार ध्यान दीजिएगा, तार लेते हैं। क्या लिखेंगे, जिस कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती हैं, जहाँ फेरों की संख्या अधिक है वहाँ पर पतले तार लेते हैं, और जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है वहाँ पर मोटे तार लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक कुंडली का मतलब क्या है। अब हमें यहाँ पे नोट कर लेंगे द्वितीयक कुंडली। अब हेडिंग नोट कर लीजिए, द्वितीयक कुंडली। तो द्वितीयक कुंडली क्या है, अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है कि यदि अपचायी ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती हैं। तो बस यहीं पर यही लिखा जाएगा, यदि अपचायी ट्रांसफार्मर है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, कम होंगी। बस एक दूसरे का यहाँ उल्टा लिखना है। तो चाहे इसको देख करके भी लिख सकते हैं, यदि अपचायी ट्रांसफार्मर है, क्या है, अपचायी ट्रांसफार्मर है, अपचायी ट्रांसफार्मर है तो यहाँ अपचायी ट्रांसफार्मर है तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ लिखेंगे द्वितीय कुंडली में। किस कुंडली में, द्वितीय कुंडली में। पहले क्या था, प्राथमिक कुंडली था, अब क्या लिखेंगे, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया, अधिक होती हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कम होती हैं। बस बनाना है, कैसे बनना है इसको बनाइए, सीखिए। क्या लिखेंगे, यदि अपचायी ट्रांसफार्मर है तो द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं। यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, अधिक होती हैं। फेरों की संख्या अधिक होती हैं।
अधिक होती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर में जो है प्राथमिक कुंडली क्या होता है और द्वितीयक कुंडली का मतलब क्या होता है और पटलित क्रोड क्या होता है। को नोट कर लीजिए कि ट्रांसफार्मर जो है कि कार्यविधि एवं सिद्धांत, ट्रांसफार्मर के कार्यविधि एवं सिद्धांत हेडिंग को पहले क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब ध्यान से सुनेंगे तो आपको कार्यविधि और सिद्धांत जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है प्राथमिक कुंडली में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? प्राथमिक कुंडली में लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जब प्राथमिक कुंडली में लगाया जाता है तो प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज को किस में लगाया गया है? प्राथमिक कुंडली में लगाया जाता है तो प्राथमिक कुंडली से ही क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। चूंकि प्राथमिक कुंडली के साथ द्वितीयक कुंडली भी लगा होता है। अब यहाँ पर चित्र में देख लीजिए, ये ऊपर प्राथमिक कुंडली है और नीचे जो है द्वितीयक कुंडली है। मतलब इसी में जो है इस क्या है, प्राथमिक कुंडली ऊपर और नीचे क्या है, द्वितीयक कुंडली है। मतलब इस ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होता है, प्राथमिक कुंडली भी होता है और द्वितीयक कुंडली भी होता है। तो जब प्राथमिक कुंडली में जब क्या किया जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लगाया जाता है तो प्राथमिक कुंडली से क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। कि जो है यह क्या है, जो है प्राथमिक कुंडली के साथ साथ जो है द्वितीयक कुंडली भी लगा होता है। उसी क्रोड में दोनों लिपटी होती हैं। क्रोड मतलब यह जो लोहे का क्रोड देख रहे हैं, पटरित क्रोड है, इसमें क्या है, दोनों क्या है, लिपटी। इस स्थिति में प्राथमिक कुंडली में जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो प्राथमिक कुंडली से होकर क्या होती है, प्रेरित धारा बहने लगती है। और याद रखिएगा, ये धारा जो बहती है वह दो भागों में बहता है। पहला जो भाग होता है वह धनात्मक दिशा में बहता है और दूसरा जो भाग होता है वह ऋणात्मक दिशा में धारा बहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि ट्रांसफार्मर का जो है कार्यविधि क्या है। अब यहाँ पर एक छोटा सा जो है सूत्र का निगमन होगा, तो निगमन को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसका सूत्र का जो निगमन कौन से वैज्ञानिक ने किए थे, तो याद रखिएगा फैराडे ने इसका सूत्र का निगमन किए थे। मान लिया जाए कि इसमें जब दो कुंडली है तो प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक कुंडली को किससे प्रदर्शित करेंगे, P से, और सेकेंडियर कुंडली मतलब द्वितीय कुंडली को S से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, प्राथमिक कुंडली को P प्राइमरी इसको बोला जाता है और सेकेंडियर मतलब द्वितीय कुंडली बोला जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे, माना प्राथमिक कुंडली में, माना प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में, कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या क्या होगा, तो प्राथमिक कुंडली है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या किससे प्रदर्शित करेंगे, NP। P मतलब प्राइमरी और प्राइमरी मतलब क्या होता है, प्राथमिक, तो NP हो गया। तथा द्वितीयक, तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगा, NS। अब प्राथमिक में NP और द्वितीयक में फेरों की संख्या क्या है, NS है। तो अब इतना सूत्र लिखने के बाद से, इतना मान लिखने के बाद से जो है, तो अब यहाँ पे जो है फैराडे का नियम लिखेंगे। फैराडे का नियम आप लोग जानते होंगे, फैराडे का नियम जो है क्लास 10 में भी पढ़े हैं और फैराडे के नियम बताया जा भी चुका है। फैराडे का नियम, तो फैराडे के नियम हम लोग पढ़े हैं। E बराबर होता है, फैराडे के नियम E बराबर होता है, E बराबर -N डेल फाई बटा क्या होता है, डेल टी होता है। ये किनका सूत्र है, तो फैराडे का जो है नियम है। अब प्राथमिक कुंडली के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर प्राथमिक कुंडली के लिए, साथ में इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिए। तो प्राथमिक कुंडली में अगर देखा जाए तो प्राथमिक कुंडली में
प्राथमिक कुंडली के लिए लिख लेंगे, प्राथमिक कुंडली के लिए मतलब प्रथम कुंडली के लिए अगर इस पे सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, यह ई है तो यहाँ लिखेंगे ईपी। ईपी का मतलब हो गया प्राथमिक कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल बराबर क्या बनेगा, माइनस, अब यह होगा एन पी। पहले क्या था, एन था तो अब एन पी हो गया। अब यहाँ लिखेंगे डेल फाई बटा क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो समझ में आ गया होगा कैसे यह सूत्र बना। मतलब यह ऊपर जो देख रहे हैं ई है, ई बराबर माइनस एन डेल फाई बटा डेल टी है, तो इसी से जो है ईपी बनेगा, ईपी बराबर माइनस एन पी डेल फाई बटा क्या हो जाएगा, डेल टी। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ लिखेंगे द्वितीयक कुंडली के लिए, ये प्राथमिक कुंडली के लिए था, अब किसके लिए लिखेंगे, द्वितीयक कुंडली के लिए। अब यहाँ द्वितीयक कुंडली के लिए जब प्रयोग करेंगे, द्वितीयक कुंडली के लिए, तो द्वितीयक कुंडली के लिए तो क्या बनेगा, अब यहाँ द्वितीयक कुंडली के लिए जब बनाएंगे तो वहाँ ईपी था तो अब हो जाएगा ई यस हो जाएगा। मतलब यह जो है द्वितीयक कुंडली के लिए हो गया और यहाँ पे क्या होगा, माइनस एन यस डेल क्या होगा फाई बटा क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 बन गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि प्राथमिक कुंडली के लिए प्रेरित वैद्युत वाहक बल और द्वितीयक कुंडली के लिए प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान कैसे निकाला गया। अब यहाँ पे जो है समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 1 भागा जो है समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से जब भाग करेंगे तो कैसे भाग देने पर क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ समीकरण 1 क्या था, ईपी था, समीकरण 2 क्या है, ई यस है, बराबर होगा समीकरण 1 क्या है, माइनस जो है एन पी है और क्या है, डेल फाई बटा क्या है, डेल टी है। ये समीकरण 1 हो गया, बटा नीचे क्या हो जाएगा, एन यस हो गया और डेल फाई बटा क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। मतलब ये समीकरण नंबर ऊपर वाला जो है 1 है और नीचे वाला जो है 2 है। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर अंश में और हर में जो है सेम है, कट जाएगा, कटने के बाद और यहाँ पर माइनस है, ध्यान दें यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस को काट देंगे क्योंकि जब अंश और हर में माइनस हो तो दोनों माइनस कट जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, तो बचेगा ईपी बटा जो है ईएस बचेगा, बराबर जो है एन पी बटा क्या होगा, एन यस हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि यह ई पी बटा एस बराबर एन पी बटा एन एस कैसे आया। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आया था मान, ई पी बटा क्या था, एस आया था और क्या आया था, एन पी बटा क्या था, एन पी बटा जो है एन एस आया था। तो इसको जो हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर जो है 2 तो बन चुका था, तो अब बन जाएगा समीकरण नंबर 3। याद रखिएगा समीकरण नंबर 3 कैसे बना है, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब भाग किए हैं तो जो भाग देने पे जो कटने के बाद से जो शेष बचा था पूरा, तो इसी को हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। और यहाँ लिखेंगे यदि प्रतिरोध नगण्य है, यदि प्रतिरोध को क्या कर लिया जाए, नगण्य कर लिया जाए, लिखेंगे यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, नगण्य है। तो याद रखेंगे जब प्रतिरोध जो नगण्य है तो यहाँ लिखेंगे ई और यहाँ लिखेंगे यस बराबर हो जाएगा, ई यस बराबर तब क्या होगा, भी यस हो जाएगा और ई पी बराबर क्या हो जाएगा, भी पी हो जाएगा। मतलब इसका भी मात्रक वोल्ट होता है और इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसको प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं और इसको वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मात्रा भी वोल्ट, इसका भी मात्रा वोल्ट, तो यह कब प्रयोग करेंगे, ई पी बराबर भी एस और ई पी बराबर भी पी कब प्रयोग करेंगे, तो यदि प्रतिरोध क्या हो, नगण्य हो। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ई पी, तो अब ई पी की जगह पे क्या लिखेंगे, भी पी हो जाएगा, यहाँ पर भी पी हो जाएगा और यहाँ पे जो है ईपी के जगह पे क्या लिखेंगे, भीपी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जब मान को रखेंगे तो इसको ईपी को हटा दीजिए, ईपी की जगह पे क्या लिखेंगे, भीपी हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा और ईएस के स्थान पे क्या हो जाएगा, भीएस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, एन पी बट्टा जो है एन एस हो जाएगा। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर जो है 4।
तो समीकरण 4 का ऐसे बना। ये किसके जगह पे रखे हैं, तो ईपी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं वीपी, और ईएस के जगह पे क्या लिख सकते हैं, वीएस लिख सकते हैं, बराबर एनपी बटा क्या हो गया, ईएनएस हो गया। तो समझ में आ रहा होगा। यदि ट्रांसफार्मर की शक्ति अगर लिख लें यहाँ पर, यदि ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर में शक्ति, ये ट्रांसफार्मर में शक्ति है, तो अब यहाँ ट्रांसफार्मर की अगर शक्ति है तो क्या सूत्र बनेगा, यहाँ पर जो है प्राथमिक जो है पीपी मतलब हो जाएगा प्राथमिक जो है कुंडली में शक्ति, और यह हो जाएगा पीएस का मतलब हो गया सेकेंडियर कुंडली में शक्ति। आपस में क्या रहेंगे, यहाँ पर बराबर होंगे। कब, यदि ट्रांसफार्मर में शक्ति है तो पीपी बराबर क्या होगा, पीएस। पीपी का नाम क्या है, प्राथमिक कुंडली में शक्ति, और पीएस का नाम क्या है, द्वितीयक कुंडली में शक्ति। अब यहाँ शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो शक्ति बराबर आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि शक्ति बराबर होता है वोल्टेज गुणे धारा होता है। क्या होता है, वोल्टेज गुणे क्या होता है, धारा होता है। सूत्र आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पर अगर शक्ति को देखा जाए तो P बराबर लिख सकते हैं V गुणे I लिख सकते हैं। P बराबर क्या लिख सकते हैं, V गुणे I। लेकिन यहाँ पर जो है PP है, मतलब यह प्राथमिक कुंडली के लिए है और यह द्वितीय कुंडली के लिए है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, V और P गुणे I, और क्या बनेगा, P बराबर होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, V यस गुणे आई यस हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर भी गुणे तो आई रहेगा, लेकिन पी पी का मतलब हो गया कि ये प्राथमिक कुंडली है, भी गुणे आई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यस यस का मतलब क्या है, द्वितीयक कुंडली है। क्या है, द्वितीयक कुंडली के लिए सूत्र बना है शक्ति का, और यह जो है प्राथमिक कुंडली के लिए बना है शक्ति का सूत्र। किसके स्थान पर रखे हैं, पी के स्थान पे भी गुणे आई रखा गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यह जो है वीपी को यहाँ नोट कर लेंगे, वीपी, और इधर जो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भी यस हो जाएगा, बराबर होगा, और यहाँ पे इसके नीचे भेज देंगे तो क्या बनेगा, आई यस बटा, और नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा, आई पी हो गया। मतलब भी वाला एक पास किया गया है, और जो है ध्यान देंगे भी वाला को एक पास और आई वाला को क्या किया है, एक पास कर लिया गया है। तो यहाँ पे एक बार और समझ लेंगे, भी जो वीपी को यहाँ नोट कर लेंगे, इधर से भी एस को भेज देंगे, और इधर से जो है आई पी नीचे चला जाएगा। अब समीकरण 3 को ध्यान से देखिएगा, 3 को, 4 को और 5 को देख लीजिए। 3 को, 4 को और 5 को, यहाँ क्या है, ईपी बराबर ईएस बराबर एनपी बटा एनएस, और यहाँ पर क्या है, वीपी बटा वीएस बराबर एनपी बटा एनएस। मतलब यह मान इसके भी बराबर है, और यह मान इसके भी बराबर है, और यह मान जो है देखिए इसके बराबर है। तो यहाँ मान जब बराबर है तो क्या करेंगे, अब यह समीकरण 3 को, समीकरण 4 को, समीकरण 5 को यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 3, समीकरण 4, और क्या हो जाएगा, समीकरण जो है 5 से, समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5 से। अब यहाँ पे लिखेंगे से, लिखने के बाद से जो है अब क्या बनेगा, यहाँ पर जो है समीकरण 3 को, समीकरण 4 को, समीकरण 5 को लेकर के यहाँ पर जो बनाया जाएगा। तो ध्यान देंगे 3 वालों को पहले नोट किया जाएगा। 3 में क्या है, ईपी बराबर क्या है, ईएस है। तो लिखेंगे यहाँ पर ईपी बटा जो है ईएस है, बराबर क्या था, एनपी बटा जो है एनएस है। और एनएस बट जो एनपी बटा एनएस किसके बराबर है, ध्यान देंगे। अब एनपी बटा एनएस के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, वीपी बटा वीएस लिख सकते हैं। अब इसके स्थान पे लिखेंगे वीपी, क्या लिखेंगे, वीपी बटा जो है वीएस हो जाएगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या, वीपी बटा वीएस किसके बराबर है, तो आई एस बटा आईपी के बराबर है। क्या है, आई एस बटा आई पी के बराबर है। मतलब यह समीकरण 3 था, और यहाँ से यह मान समीकरण 4 में बराबर था, और समीकरण 4 यह इसके बराबर था। तो एक बार समझ लीजिएगा ध्यान से, ये समीकरण नंबर दोनों क्या है, 3 था, और 3 वाला जो है इसके यह बराबर था, और यह वाला जो है 4 वाला जो है समीकरण 4 के बराबर हुआ। समीकरण 4 जो है ये देख रहे हैं, यह 5 के बराबर है। तो इसे अपने कॉपी में जब नोट किए होंगे तो समीकरण को मिलान कर लीजिएगा कि क्या ये मान बराबर है कि नहीं है। तो एक बार और देख लीजिए मान, अब यह मान जो है इसके बराबर है, और यह मान जो है देखिए इसके यह बराबर है, और यह मान जो है इसके यह बराबर
बराबर है, तो एक दूसरे के बराबर करके मान को रखा जाएगा। अब यहाँ मान को ध्यान से देखेंगे, अगर इसको हम उल्टा कर दें मतलब ई यस बटा क्या हो जाएगा ई पी बराबर होगा, अगर यहाँ देखेंगे यन यस बटा क्या होगा यन पी हो जाएगा, बराबर क्या हो सकता है भी यस बटा क्या हो जाएगा भी पी हो जाएगा, बराबर क्या होगा यहाँ पर आई पी बटा क्या हो जाएगा आई एस हो जाएगा। और ये पूरा मान किसके बराबर होगा, तो यह पूरा मान जो है आर के बराबर होगा। अब यह आर के बराबर होगा तो आर का नाम क्या है, तो आर का नाम जो है यहाँ नोट कर लेंगे। तो यह आर किसके बराबर हुआ समझ में आ गया ना, ये चारों के बराबर जो है आर है, चारों के बराबर क्या है आर, मतलब ई एस बटा ई पी भी आर है और एन एस बटा एन पी भी आर है, वी एस बटा वी पी भी क्या है आर है और आई पी बटा आई एस भी आर है। ध्यान देंगे इस सब में ऊपर सेकेंड ईयर है लेकिन धारा में जो है क्या है प्राथमिक है पी। तो अब यहाँ पे इसका नाम लिख लेंगे, जहाँ आर एक, जहाँ आर एक जो है नियतांक है, क्या नाम है नियतांक है, और उसका नाम क्या है, जहाँ आर एक नियतांक है जो इसका नाम हो जाएगा जो परिरमण, क्या लिखेंगे परिरमण, परिरमण न है परिरमण मान है, क्या है परिरमण नियतांक भी लिख सकते हैं और परिरमण मान भी लिख सकते हैं, नियतांक है, क्या नाम है परिरमण नियतांक है। आर का नाम क्या है परिरमण नियतांक इसको बोला जाता है और इसको परिरमण मान भी कहा जाता है। अब यहाँ परिरमण नियतांक की परिभाषा क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हेडिंग लिख लेंगे परिरमण नियतांक की परिभाषा, परिरमण नियतांक की परिभाषा, नियतांक की परिभाषा। अब इसका परिभाषा चाहे तो 4 बना सकते हैं, 4 परिभाषा इसका बन सकता है, कोई एक परिभाषा जो है आप सभी विद्यार्थी बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कैसे बोलेंगे, यह द्वितीयक कुंडली में क्या है, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युतवाहक बल, इसका नाम क्या है प्राथमिक कुंडली में प्रेरित वैद्युतवाहक बल के अनुपात को परिरमण नियतांक कहते हैं। अगर यहाँ बोलते हैं तो कहेंगे द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को जो है क्या कहेंगे परिरमण नियतांक कहते हैं। इसी प्रकार चाहे तो इस चारों का इसका परिभाषा आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही परिभाषा जो है आप सभी विद्यार्थी इसको पेपर में जो है आएगा, अगर परिरमण नियतांक की परिभाषा आ जाता है तो एक ही परिभाषा कोई आप बना लीजिएगा। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ई, यहाँ पर ई एस का मतलब क्या है द्वितीयक कुंडली, क्या नाम है द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युतवाहक बल, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युतवाहक बल, प्रेरित वैद्युतवाहक बल, वाहक बल तथा प्राथमिक कुंडली में, तथा प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित वैद्युतवाहक बल, प्रेरित वैद्युतवाहक बल के अनुपात को वाहक बल के अनुपात को क्या कहते हैं परिरमण नियतांक कहते हैं, परिरमण नियतांक कहते हैं, नियतांक कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे परिभाषा को क्या होगा याद हो जाएगा। तो कैसे बोलना था, यहाँ पर ईएस का नाम क्या है द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युतवाहक बल और प्राथमिक कुंडली में प्रेरित वैद्युतवाहक बल के अनुपात को परिरमण नियतांक
कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। इसे 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। और यहाँ पे 2 कॉलम जो है बना लीजिए। पहला कॉलम में लिख लीजिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा में लिखिए अपचाई ट्रांसफार्मर। अब यहाँ ऊंचाई ट्रांसफार्मर में पहला अंतर क्या होगा, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, बताया गया था कि इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या करता है, अधिक करता है। मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या करता है, बढ़ा देता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या करता है, घटा देता है। तो लिखेंगे इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान अधिक होता है। मान क्या होता है, अधिक होता है। मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो है क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान क्या होता है, अधिक होता है। इसमें लिखेंगे, इसमें पहला लिख लेंगे, इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान क्या होता है, कम होता है। इसमें कम होता है और इसमें क्या होता है, अधिक होता है। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो परिभाषा क्या हो जाएगा, अंतर जो है आप लोग को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो इसमें क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को अधिक होता है, इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान क्या होता है, कम होता है। तो पहला अंतर जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। अब यहाँ दूसरा अंतर लिखेंगे। अब दूसरा अंतर क्या है, इसमें प्रबल धारा का मान कम होता है। याद रखिएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्रबल धारा का मान क्या होता है, कम होता है। तो लिखेंगे इसमें प्रबल धारा का मान क्या होता है, मान कम होता है। प्रबल धारा का मान कम होता है। माने ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो होता है प्रबल धारा का मान क्या होता है, कम होता है। और इसमें लिखेंगे, इसमें प्रबल धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। इसमें प्रबल धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। मान अधिक होता है, प्रबल धारा का मान अधिक होता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको क्या है, अंतर क्या होगा, याद हो जाएगा। कहेंगे इसमें प्रबल धारा का मान कम होता है, इसमें प्रबल धारा का मान अधिक होता है। अब यहाँ तीसरा अंतर लिखेंगे। तीसरा अंतर होगा, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या जो होती हैं वह अधिक होती हैं। क्या होती है, इसमें द्वितीयक कुंडली में क्या लिखेंगे, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, फेरों की संख्या इसमें अधिक होती हैं। फेरों की संख्या इसमें अधिक होती हैं। और इसमें लिख लेंगे, अब इसमें क्या होती है, इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती हैं। कितना आसान है, इसमें अधिक होती हैं तो इसमें क्या होती हैं, कम होती हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, इसमें द्वितीयक कुंडली में, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं। फेरों की संख्या कम होती हैं। कितना आसान है।
इसमें अधिक होती हैं तो इसमें कम होती हैं। तो 3 अंतर जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इस अंतर को अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिए। अब यहाँ चौथा अंतर लिखेंगे। इसमें प्राथमिक कुंडली में, इसमें लिखेंगे अब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या होती हैं? कम होती हैं। फेरों की संख्या कम होती हैं, फेरों की संख्या कम होती हैं। और इसमें लिख लेंगे चौथा, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं? अधिक होती हैं। बस उल्टा लिखना है। इसमें प्राथमिक कुंडली में, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या होती हैं? अधिक होती हैं, अधिक होती हैं, अधिक होती हैं। कितना आसान अंतर बताया जा रहा है, जिससे आपको अच्छे से यह क्या हो, याद हो जा रहा है। तो अब अगला जो अंतर लिखेंगे, पांचवा अंतर है। इसमें परिरमण नियतांक भी कहते हैं इसको, नियतांक, यह कल के वीडियो में बताया गया था। परिरमण नियतांक का मान 1 से अधिक होता है। 1 से क्या होता है? अधिक होता है। 1 से अधिक होता है, अधिक होता है। और इसमें लिख लेंगे पांचवा में, इसमें परिरमण नियतांक का मान 1 से क्या होता है? कम होता है। मान 1 से क्या होगा? कम होता है, कम होता है। तो इसमें जो है 5 अंतर जो है इसमें बताया गया। तो ये पांचों अंतर जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इस अंतर को अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। तो अब अगला हेडिंग रहेगा, ट्रांसफार्मर की जो है दक्षता क्या होता है। ट्रांसफार्मर की जो दक्षता से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग को क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग को क्या करेंगे? अब नोट करेंगे, ट्रांसफार्मर की दक्षता। यह लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर का। अब ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया, चैप्टर 7 जो है कंप्लीट हो गया है। तो लिख लेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है अति लघुत्तरी में, कि ट्रांसफार्मर की दक्षता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर ध्यान देंगे, बहुत आसान है। कहेंगे द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा। किस कुंडली द्वारा? द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा और प्राथमिक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ परिभाषा जो है लिख लीजिए, द्वितीयक कुंडली में द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा तथा प्राथमिक कुंडली द्वारा
तथा लिखेंगे प्राथमिक कुंडली द्वारा, प्राथमिक कुंडली द्वारा, कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा के अनुपात को, ऊर्जा के अनुपात को ट्रांसफार्मर किस दक्षता कहते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं, दक्षता कहते हैं। इसे एटा से प्रदर्शित करते हैं, किसे एटा से प्रदर्शित करते हैं, एटा से प्रदर्शित करते हैं। और यह मात्रकहीन राशि होगा, याद रखेंगे, यह मात्रकहीन राशि होता है, माने मात्रक इसका नहीं होता है। तो कितना आसान है। अब इसका सूत्र जब लिख लेंगे तो परिभाषा भी आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, क्योंकि इसी से परिभाषा बना है, सूत्र से ही। तो लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर होता है, बराबर हो जाएगा द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त, द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा बटा हो जाएगा, बटा प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा, इसी से जो है परिभाषा को क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है, सूत्र लिख लीजिए यहाँ पर, क्या है, द्वितीयक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा बटा जो है प्राथमिक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। बस एक बार इसका ऊपर का नाम लिखिए और ये नीचे का नाम, और ये बटा को अनुपात कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुपात। परिभाषा जो है बन जाएगा। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता समझ में आ गया होगा। तो एक सूत्र और है, ट्रांसफार्मर का एक और सूत्र होता है, इसका भी सूत्र को लिख लीजिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का दूसरा सूत्र होता है, और इसका चाहे तो दूसरा परिभाषा भी बना सकते हैं, निर्गत शक्ति, क्या कहेंगे, निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति बटा क्या लिखेंगे, निवेशी शक्ति के अनुपात को क्या कहेंगे, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। तो लिख लेंगे ट्रांसफार्मर की जो दक्षता क्या है, निर्गत शक्ति बटा क्या है, निवेशी शक्ति। तो इससे भी एक परिभाषा बना सकते हैं, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। तो परिभाषा जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे, और सूत्र को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सूत्र के सहायता से जो है न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा ही कुछ जो है सब्सक्राइब बढ़ सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को जो है शेयर और लाइक, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।